मुकाबला न्यूज़ 24 में मैं प्राध्यापक सैयद मोहसिन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले 2 विशेष कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर एडवोकेट श्री नीलेश सी ओझा साहब, जिन्होंने अभी तक अपने ज्ञान और अनुभव की बुनियाद पर हज़ारों केसेस जीते हैं, हज़ारों लोगों को न्याय दिलाया है। पिछले 2 कार्यक्रम में कुछ हास्यास्पद निर्णयों की समीक्षा भी आपने की थी। मुकाबला न्यूज़ 24 के दर्शकों के डिमांड पर वॉल्यूम 3 में इस एपिसोड में एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आज एडवोकेट श्री नीलेश सी ओझा साहब मौजूद है। वॉल्यूम 3 में हमको फिर से वो कोर्ट से संबंधित कुछ कानूनी जानकारियों से अवगत कराएंगे। तो स्वागत करते हैं, देखते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम को। नमस्कार मित्रों, आज का जो ये क्लिप है ये है 27 अप्रैल 2020 को जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने जो अपना जजमेंट दिया। इस बारे में मैंने अर्लियर भी अपने इंटरव्यूज़ दिए है, लेकिन आज का एक बहुत ही छोटा विषय है कि एक इसी विषय के आधार पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो जजमेंट किस तरह से लिखा गया और बेसिक लॉ प्रेसिडेंट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट जज को अगर नहीं है तो फिर नीचे के जज से हम क्या अपेक्षा करेंगे। देखिए, पैरा 16 ऑफ द जजमेंट आप देखिए। पैरा 16 ऑफ द जजमेंट में जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने लिखा कि जो पीएन दुड़ा है, पीएन दुड़ा वर्सेस पी शिवशंकर 1988 वॉल्यूम 3 SAC 167, इस मैटर में जो गाइडलाइन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस रंगनाथन ने, कि अगर किसी भी इंडिविजुअल जज के पास कोई भी इंफॉर्मेशन, लेटर या पिटीशन कुछ भी आता है कंटेम्प्ट का, जो सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल की सैंक्शन के साथ में नहीं है, उस पिटीशन को, उस इंफॉर्मेशन को कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस जज ने नहीं लेने का, बल्कि वो मैटर उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेंबर में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे रखने का ऑर्डर करने का, जुडिशियल साइड पे नहीं। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फिर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल डिसाइड वेदर टू टेक एक्शन और नॉट। तो ये जो गाइडलाइंस थे, तो जस्टिस दीपक गुप्ता जी का कहना था कि वो जस्टिस रंगनाथन के इंडिविजुअल जजमेंट के गाइडलाइन है, इसीलिए वो ऑर्बिटर है, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। अभी देखिए, पीएन दुड़ा का जजमेंट बाइंडिंग है करके फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाल ठाकरे ने कह दिया। अराउंड 238 बेंचेस ने, इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 238 बेंचेस ने उस जजमेंट को फॉलो किया। ये बात आप बाजू में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात हमने लिख कर दी, उनको फुल बेंच दिया, तो भी वो कहते हैं कि ऑर्बिटर है, वो बात बाद में। पहली चीज़, बेसिक लॉ प्रेसिडेंट क्या कहता है कि जो व्यू जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने एक्सप्रेस किया, वैसा विषय आज से मतलब 1889 में क्वींस बेंच के 3 जज बेंच के पास आया था, द गार्डियंस फेमस केस। और सेम विषय 2019 में जो हमारे सम्माननीय जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जी और दीपक माहेश्वरी जी है, कि इनके बेंच के पास आया कावसाजी फ्रेम जी के मैटर में 2019 SCC ऑनलाइन SC पेज 394 में। तो इसमें यही विषय ये जज ने नहीं ऑब्जेक्शन रेज किया, एक एडवोकेट ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का जो जजमेंट है उसमें 3 जज ने इंडिपेंडेंट अपना, जो भी AP सेन जस्टिस ने इंडिपेंडेंट अपना व्यू दिया है, तो वो जो जजमेंट है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो उसके जवाब में इस ऑनरेबल जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जी के बेंच ने बहुत सुंदर तरीके से क्वींस बेंच को रिलाई करके लिखा कि उन्होंने कहा, देखिए, लॉ ऑलरेडी इस पर सेटल्ड है। जब कोई भी जजेस कोई मैटर डील करते हैं और उनको इंडिविजुअल जजमेंट देना है, उसमें सपोज 2 जज है, उसमें एक जज एक जजमेंट लिख रहा है, दूसरा जजमेंट लिख रहा है। अगर उसमें डिसेंटिंग है तो रेफरेंस फॉरवर्ड होगा लार्जर बेंच को, और अगर नहीं है तो क्या होगा उसमें, तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है। अगर डिसेंट नहीं है तो दोनों जजेस फर्स्ट डील द केस इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग वो केस को देखते हैं। देन बोथ द जजेस
डील द केस जॉइंटली, मतलब बाद में दोनों का जजमेंट तैयार होता है, दोनों चेंबर में बैठते हैं, एक दूसरे से खुद का जजमेंट एक्सचेंज करते हैं, डिस्कशन होता है। और उसमें अगर कोई जेंटलमैन जज को लगता है कि नहीं उनका एक आधा पॉइंट गलत है, तो अपने जजमेंट में लिखेगा कि मैं इस व्यू से मैं डिसेंट कर रहा हूँ, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा अगर नहीं लिखा, कॉन्करिंग व्यू है, अगर ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, देन द जजमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल जज इज अ जजमेंट ऑफ द बेंच। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या लिखा, इट विल बी अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। अभी अब इस पे से आप देख लीजिए कि कौन से जजमेंट को आर्बिटर कहना और कौन से जजमेंट को बाइंडिंग प्रेसिडेंट मानना, इस बात का बेसिक नॉलेज जिस जज को नहीं है, और जिस जज को हम बाइंडिंग प्रेसिडेंट बाल ठाकरे का दे रहे लार्जर बेंच का, उसमें कह दिया है कि पीएन दूडा की गाइडलाइन वैलिड एंड लीगल है, तब भी वो जज अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि ये जो गाइडलाइंस है पीएन दूडा के, जस्टिस रंगनाथन के, ये आर्बिटर है। तो अगर ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो ये कॉलेजियम का जो सिस्टम है, जिन्होंने ऐसे जज को एलिवेट किया, उनके सिलेक्शन प्रोसेस पर ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी देखिए ऐसा एक विषय हुआ था, सोमा भाई पटेल का एक जजमेंट है 2001 का, अभी आप देख लीजिए उसको। इसमें एक ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट के जज के, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर थी उसको मिस इंटरप्रेट किया नीचे के जज ने। तो उसके बारे में जब उसको कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, और जब उसको नोटिस मिला तो वो जज ने आके माफ़ी मांगा, अपॉलॉजी टेंडर किया, बोला मेरा वो जजमेंट पढ़ने में गलती हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बोले दो चीज़, गलती हो गया, तुझे ये समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, उसका लॉ क्या है, तो तू जज की पोस्ट के लायक नहीं है। क्या वर्ड यूज़ किया, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए जज इज हैविंग इम्पैक्ट ऑन लिटिजेंट्स, तो ये किया है। दूसरा आगे बोला कि इसके अलावा रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया कि इनके खिलाफ में डिपार्टमेंटल एक्शन लो, मतलब इसको डिसमिस की वगैरह कार्रवाई करो। बोले ठीक है, तूने माफ़ी मांग लिया तो कंटेम्प्ट में तुझे जेल में नहीं भेज रहे हम, लेकिन ये और इसके अलावा और तेरे केस है कि इसकी इंक्वायरी ज़रूरी है, वेदर दिस इज आइडेंटिटी मीन्स सिंगल केस, सिंगल इंसिडेंट, और देर आर मेनी अदर इंसिडेंट कि इसकी अपने बेवकूफ़ी का इसने प्रदर्शन और कई केस में किया है कि इसकी इंक्वायरी करो, और अगर मिलता है तो इसको मतलब डिसमिस करो, डिपार्टमेंटल एक्शन लो इस पे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस सोमा भाई पटेल। सेकंड थिंग, ऐसा ही एक केस आया दूसरे जज का, वो है बरड़ का मिश्रा का। अब ये देखिए, अब ये जो जजमेंट है 1973 वॉल्यूम 1 SSC 446, इसके जो वर्ड्स हैं बहुत सुंदर वर्ड्स लिखे। जब उसको सजा दिया तो क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, द conduct of the appellant in not following the previous decision of the High Court is calculated to create confusion in the administration of law. It will undermine respect for law laid down by the High Court and impair the constitutional authority of the High Court. His conduct is therefore comprehended by the principle underlying the law of contempt. The analogy of the inferior court disobedience to the specific order of a superior court also suggests that his conduct falls within the purview of the law of contempt. Just as the disobedience to a specific order to the court undermine the authority and dignity of the court in a peculiar case, similarly the deliberate and malafide conduct of not following the law laid down in the previous decision undermines the constitutional authority and respect of the High Court. Indeed, while the former conduct has repercussions on an individual case and on a limited number of persons, the latter conduct has much wider and more disastrous impact. It is calculated not only to undermine the constitutional authority and respect of the High Court generally, but also likely to subvert the rule of law
and engender harassing uncertainty and confusion in the administration of law। तो ऐसे जज को छोड़ ही नहीं सकती, इनको कंटेम्प्ट में सज़ा देना ही चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मिश्रा में बोला। बलात्कार मिश्रा के कई जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी डील किया है उसको। तो इस दो चीज़, और देखिए CS कर्नल मामले में तो क्लियर कर दिया 7 जज बेंच ने कि सुप्रीम कोर्ट के आगे आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या और भी कोई है, वो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखेगा, जो लॉ के खिलाफ काम करेगा उसको सज़ा दी जाएंगी। वन थिंग। सेकंड थिंग, अभी जो इसका निधि केम का जजमेंट है फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या लिखा है कि नो जज इवन अंडर आर्टिकल 142, ये जो कुछ जजेस कहते हैं कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास करता है, दैट इज़ रॉन्ग। उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में 1998 में भी क्लियर किया, प्रेमचंद गर्ग में क्लियर किया, AR अंतुले में क्लियर किया, और रिसेंटली फुल बेंच ने वही एडवोकेट फली नरीमन को 4 बातें सुनाई कि कहा कि इवन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर अगेंस्ट द स्टैट्यूट एंड अगेंस्ट द बाइंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो एक जजमेंट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, और जो एक्ट है वो एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं कर सकता, कितने भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो। तो ये बात गौर करने लायक है कि ये 2 जजेस ये कह रहे कि हम कोई लॉ मानते ही नहीं हैं। तो अगर ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज है तो कॉमन मैन को न्याय क्या मिल रहा होगा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस बात को सीरियसली लीजिए और आपकी इन हाउस प्रोसीजर के पावर को इन्वोक कीजिए। अभी जस्टिस दीपक गुप्ता तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन जो बचे हुए 3 जजेस हैं उनका कैपेसिटी चेक कीजिए एंड प्लीज़ इन्वोक द पावर पैरा 7 सबसेक्शन 2 दैट to withdraw all the judicial work from these judges who says that they can act in their own case. Justice Aniruddha Bose is the also signatory of the judgment of 27 अप्रैल 27 अप्रैल के जजमेंट पे अदर सिग्नेचर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की भी है। तो वो भी तो ये मान रहे हैं ना कि जस्टिस रंगनाथन का जजमेंट PN दूडा का वो कॉन्करिंग है, लेकिन वो सिंगल जज का इंडिविजुअल व्यू है करके ऑबिटर है, बाइंडिंग नहीं है। तो बस मेरा आज का कहना इतना ही है। बस आप इसी के आधार पर आप एक अपना निर्णय लीजिए। आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज अगर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट की इमेज बढ़ेगी या डाउन होगी। तो हमको इस टेम्पल ऑफ जस्टिस को बचाना है, तो आप सब लोग अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भेजिए, लेटर भेजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ऐसे लोग जुडिशरी में कैसे हैं। बस यही आपसे विनती है। एक बात ख्याल में रखिए, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मार्टिन लूथर किंग जी ने कहा था कि आज किस पे अन्याय हो रहा, कल दूसरे की बारी है। दूसरी बात जो एक कॉमन है कि दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। ये दुनिया में उतना नुकसान ये गलत बुरे लोगों ने नहीं किया अपने पाप कर्मों की वजह से, जितना अच्छे लोगों ने शांत रहकर चुप बैठकर उस पाप को बढ़ावा देकर जो इसका नुकसान किया है वो उससे ज़्यादा है। और यू आर आंसरेबल टू नेचर, यू आर आंसरेबल टू गॉड कि हम एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, इसको रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं रोका। सो मेरी ये जो बातें हैं आपके जुडिशियल कॉन्साइंस को, आपके दिल को छू जाएंगी। इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ आप इसमें कुछ कर पाए कि टू सेव दिस इंस्टीट्यूट टेम्पल ऑफ जस्टिस, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो सफल हो गया कि ठीक है, हमारा तो बाय गॉड्स ग्रेस, हमारा तो वी आर कैपेबल, लेकिन कॉमन मैन गरीब जो है, जो बेचारा आवाज़ नहीं उठा पाता है, उस पर ऐसे जजेस कितना अन्याय कर रहे होंगे। तो ये जो तीनों जजेस के सारे जजमेंट की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमेटी अपॉइंट होनी चाहिए। उसमें जस्टिस RM लोढ़ा जैसे लोगों को रखना चाहिए कि वो अच्छे से वेरीफाई करें कि ये लोग मतलब कैसे जजमेंट देते थे और कैसा मिसयूज ऑफ पावर करते थे। बस यही मेरी विनती है। इस पर आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेनी बार एसोसिएशन दोज केम इन सपोर्ट ऑफ अस। हमारे समर्थन में कई बार एसोसिएशन, कई NGO और कई नागरिक आए हैं और उसमें एक काम हो रहा है। लेकिन ये मैं कॉमन अपील कर रहा हूँ ऑल द पब्लिक के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।